वेलकम टू माय चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। आज मैं डिस्कस करने वाला हूं एनपीसीएल ककड़ा पड़ा फीटर ट्रेड मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर, जिसका एग्जामिनेशन 28 दिसंबर 2023 कंडक्ट हुआ है। पेपर में टोटल 50 क्वेश्चन आप लोगों को पूछा गया था, लेकिन आज का वीडियो में ओनली 44 क्वेश्चन का मैं डिस्कस करूंगा। 6 क्वेश्चन कलेक्ट नहीं हो पाया है। एक्चुअली इसका एग्जामिनेशन गुजरात में हुआ है, इसलिए बहुत सारा कैंडिडेट एग्ज़ाम अटेंड नहीं किया। बहुत कम संख्या में कैंडिडेट एग्ज़ाम दे के आया है, इसलिए रिस्पॉन्स भी व्हाट्सएप पर बहुत कम स्टूडेंट ने भेजा है। और एग्ज़ाम दे के आने का बाद भी बहुत सारा स्टूडेंट फीडबैक नहीं भेजता है, क्वेश्चन नहीं भेजता है। वो सब स्टूडेंट तो वीडियो देखता है। अगर आपको एक दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा याद है जो मैं आज का वीडियो में बताऊंगा, उससे बाहर अगर आपको एक दो क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन आपको याद है, आप कमेंट बॉक्स पर ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। तो मैं उसी का कमेंट को पिन कर दूंगा, तो आपको 44 क्वेश्चन का साथ साथ और भी क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो हो सकता है कि आपको और भी क्वेश्चन याद है, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर दीजिएगा। और ये आप लोगों के लिए भी अच्छा होगा, आप लोग भी अपना मार्क्स को लगभग चेक कर पाएंगे आपको कितना मिलने वाला है। और जो स्टूडेंट आने वाला दिन में एग्जामिनेशन देने वाला है एनपीसीएल का या बीआरसी डीएई का किसी भी यूनिट में, वो सभी स्टूडेंट के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा ये वीडियो। तो शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। इससे पहले मैं आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा, अब अगर आप चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाला हर टेक्निकल जॉब का सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा मेरा यूट्यूब चैनल से। पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया था, व्हाइल मशीनिंग कास्ट आयरन द कूलेंट यूज्ड शुड बी। जब कास्ट आयरन का मशीनिंग किया जाता है तो कौन सा कूलेंट इसके लिए उपयोग किया जाता है? ड्राई एयर, मतलब इसके लिए कोई भी कूलेंट का जरूरत नहीं पड़ता है। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज द पॉइंट एंगल ऑफ चीजेल टू कट माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील का कटने के लिए, मतलब माइल्ड स्टील को चिपिंग करने के लिए चीजेल का पॉइंट एंगल कितना होना चाहिए? 55 डिग्री होना चाहिए। एल्यूमिनियम के लिए होता है 30 डिग्री पॉइंट एंगल। ओके। थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए, द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल नेसेसरी फॉर फोर्जिंग वर्क इज। मतलब किसी वर्कपीस में, वर्कपीस को अगर आप फोर्जिंग करके बनाते, इसके लिए उसी का अंदर कौन सा गुण होना चाहिए? तो उसका अंदर प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी होना चाहिए। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था, विच टाइप ऑफ ड्रिल इज यूज्ड फॉर होल्डिंग ड्रिलिंग ब्रास। तो ब्रास का ड्रिलिंग करने के लिए किस प्रकार के हेलिक्स एंगल का उपयोग किया जाता है? स्लो हेलिक्स एंगल उपयोग किया जाता है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन आप देखिए, द कटिंग टूल मेड अप ऑफ कोबाल्ट क्रोमियम एंड टंगस्टन इज। कोबाल्ट क्रोमियम और टंगस्टन से बने मिश्र धातु जो कटिंग टूल के लिए उपयोग किया जाता है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है स्टेलाइट। और स्टेलाइट देखिए, द हार्डनेस ऑफ स्टेलाइट इज नॉट अफेक्टेड बाय हीट अप टू 1100 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब ये 1100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक ये इसका हार्डनेस को सही रख सकता है। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा इसका रेट हार्डनेस ज़्यादा है। इट वर्क्स बेस्ट व्हेन टूल इज ऑपरेटेड एट हाई स्पीड एंड लो फीड। और ये सबसे अच्छा कब काम करता है? जब इसको हाई स्पीड दे के कम फीड में चलाया जाता है, तो ये सबसे अच्छा परफॉर्म करता है स्टेलाइट टूल। ओके। बहुत सारा स्टूडेंट इसका राइट आंसर कार्बाइड या किसी ने सिरामिक करके आए हैं, उसका आंसर गलत हो जाएगा। स्टेलाइट इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन, द चीप एलोइंग एलिमेंट ऑफ स्टेनलेस स्टील इज। इसका चीप एलोइंग एलिमेंट मुख्य उपादान क्या है? क्रोमियम और निकेल होता है। इसमें 18:8 रेशियो में रहता है। 18 क्रोमियम, 8 निकेल रहता है। द मेन कंस्टिट्यूंट ऑफ HSSR, हाई स्पीड स्टील का मेन उपादान क्या होता है? टंगस्टेन, क्रोमियम और वेनेडियम, जो 18:4:1 रेशियो में मौजूद होता है। 8 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, व्हाट इज द मिनिमम गैप बिटवीन द इलेक्ट्रोड टिप एंड द वर्कपीस सरफेस व्हाइल वेल्डिंग। वेल्डिंग के दौरान इलेक्ट्रोड टिप और वर्कपीस का सरफेस के बीच का मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए? मिनिमम गैप 5 मिलीमीटर होना चाहिए। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, टेपर थ्रेड इज अवेलेबल इन। टेपर थ्रेड किसमें होता है? वुड स्क्रू में होता है। जब आप लकड़ी का काम करते हैं, उसमें जो स्क्रू यूज होता है उसमें टेपर्ड थ्रेड होता है, मतलब थ्रेड में भी आपका टेपर्ड रहता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, फॉर ए बोल्ट ऑफ लेफ्ट हैंड थ्रेड वी रिक्वायर नॉट ऑफ विच हैंड थ्रेड। देखिए, किसी आपका बोल्ट है
और बोल्ट में अगर लेफ्ट हैंड थ्रेड होता है और इस असेंबली में नाट को लगाने के लिए नाट में किस टाइप ऑफ थ्रेड होना चाहिए, तो उसमें भी लेफ्ट हैंड थ्रेड होना चाहिए और वो भी सेम पिच होना चाहिए, तभी ये नाट ये बोल्ट का साथ असेंबल्ड होगा। ओके, तो कभी भी इस बोल्ट में लेफ्ट हैंड और नाट में राइट हैंड ये कभी असेंबल नहीं होगा। दोनों में सेम हैंड का थ्रेड होना चाहिए। अगर इसमें लेफ्ट हैंड है तो इसमें भी लेफ्ट हैंड होगा, इसमें राइट हैंड है तो इसमें भी होगा, और दोनों का पिच भी सेम होना पड़ेगा, तभी वो असेंबल होगा। 11 नंबर क्वेश्चन पढ़ लीजिए। द एसआई यूनिट ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ इज। टेंसाइल स्ट्रेंथ का एसआई यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। शायद ऑप्शन में आपको दिया गया था केजी पर मिलीमीटर स्क्वायर, तो केजी पर मिलीमीटर स्क्वायर था, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन पढ़ लीजिए। इसमें आपको पूछा गया था व्हिच स्क्रू इज स्मॉल इन साइज एंड डज नॉट हैव एनी हेड, ओनली ए स्लॉट इज गिवन फॉर होल्ड द स्क्रू ड्राइवर। इसमें बोला है एक ऐसा छोटे स्क्रू है जिसका कोई भी हेड नहीं है, माथा नहीं है, लेकिन उसमें एक स्लॉट कटे हैं, सिर्फ वो स्क्रू ड्राइवर को पकड़ सकता है या स्क्रू ड्राइवर को स्थान दे सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेट स्क्रू। तो सेट स्क्रू ऐसा होता है, इसका कोई भी सिर नहीं होता है, इसका एक एंड पर एक स्लॉट कटे होता है जिसमें स्क्रू ड्राइवर को हम लोग उसमें प्लेस करके स्क्रू ड्राइवर से इस स्क्रू को ओपन मतलब लूज या टाइट कर सकते हैं। ओके, इसमें बहुत सारा स्टूडेंट ने ग्रब स्क्रू करके आया है, तो ग्रब स्क्रू राइट आंसर नहीं होगा, सेट स्क्रू इज द राइट आंसर हो जाएगा। द प्रोसेस ऑफ शेपिंग द पुली सरफेस टू इंश्योर दैट द फ्लैट बेल्ट स्टेज इन प्लेस। तो इसमें एक कुछ क्वेश्चन पूछा गया था जिसका राइट आंसर हो जाएगा क्राउनिंग ऑफ पुली। ठीक है, आप लोग जानते हैं जो आपका पुली है, फ्लैट पुली है, उसका मिडिल पोर्शन थोड़ा सा कॉनकेव टाइप होता है, थोड़ा सा कॉनकेव टाइप होता है, और वो उसका काम क्या होता है, जो भी आपका बेल्ट रनिंग होता है ना, तो वो बेल्ट को गिरने से रोकते हैं। ठीक है, अगर फ्लैट होता तो बेल्ट अगर उस पर रहता तो इजीली गिर सकता है, लेकिन इसमें अगर ऊंचा रहेगा तो बेल्ट को ऊंचा स्थान में क्या करेगा, उसको अगर उसमें मिसअलाइनमेंट भी रहेगा तो उसको मतलब उसको अलाइनमेंट करने में भी मदद करेगा, और उसी का ऊपर देखिए बीच में ज़्यादा उसमें लोड आ रहा है, उसमें टेंशन आ रहा है, इसलिए बेल्ट को गिरने नहीं देता, इस तरफ भी नहीं देता, इस तरफ भी गिरने नहीं देता। इसीलिए ये जो किया जाता है क्राउनिंग ऑफ पुली, इसको कहा जाता है। ठीक है, और इसी को रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था, लेकिन एग्जैक्ट सेंटेंस में अपने मेमोरी बेस्ड जो पेपर है इसमें मैं नहीं लिख पाया हूँ, लेकिन उसका राइट आंसर हो जाएगा क्राउनिंग ऑफ पुली। 14 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था व्हाट इज द शेप ऑफ हेड ऑफ थंब स्क्रू। तो देखिए थंब स्क्रू का हेड का शेप क्या हो जाएगा, तो एक्चुअली ये आपका सर्कुलर हो जाएगा। ऑप्शन में आपको सर्कुलर पूछा गया था। थंब स्क्रू कहाँ पर यूज होता है, वर्नियर कैलिपर में यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, इन फ्लैट बस्टर्ड फाइल व्हिच टाइप ऑफ टीथ डू बोथ द फेस ऑफ फाइल हैव। मतलब फ्लैट बस्टर्ड फाइल में उसका दोनों फेस पर कौन सा कट ऑफ टीथ होता है, डबल कट टीथ होता है। ओके, और इसका जो एज होता है, एज में सिंगल कट टीथ होता है, ये भी आपको याद रखना है। फेस पर या दोनों साइड पर डबल कट टीथ होता है, लेकिन एज पर दोनों एज पर सिंगल कट टीथ होता है। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन को अब अच्छा से पढ़िए, क्योंकि इसमें बहुत सारा स्टूडेंट का कन्फ्यूज़न है। आप लोग एसएमएस कर रहे हैं, फ़ोन करके एक क्वेश्चन को बार बार पूछ रहा है, आप लोग करके आए हैं। इसका मैसेजिंग टाइम, आइडियल मैसेजिंग टाइम कम करने के लिए ये आपका राइट आंसर आप लोग करके आए हैं, लेकिन ये आपका गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, आप पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। वाई डू यू होल्ड ए वर्कपीस लेंथ वाइज वाइल मैशिनिंग इन ए प्लेनिंग मशीन। मतलब प्लेनिंग मशीन में किसी वर्कपीस का मैशिनिंग करते टाइम आप वर्कपीस को क्यों लेंथ वाइज पकड़ते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा द सरफेस क्वालिटी विल बी इम्प्रूव या सरफेस फिनिश विल बी इम्प्रूव। क्यों सरफेस फिनिश इम्प्रूव होता है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले देखिए, जो आपका शेपर मशीन है और प्लेनर मशीन है, दोनों का कार्य सेम होता है। उसमें फ्लैट सरफेस बनाता है। शेपर मशीन स्मॉल वर्कपीस के लिए ठीक है, प्लेनर मशीन लंबे वर्कपीस, बड़े वर्कपीस के लिए ठीक है। प्लेनर मशीन में सोचिए 2 मिलीमीटर का, सॉरी 2 मीटर का कोई आपका वर्कपीस है, इसको आप वर्क टेबल पर भाइस में आप इसको होल्ड करती हैं। इसका बाद जो आपका कटिंग टूल मूव होगा,
सिंगल पॉइंट कटिंग टूल जो आपका मूव होगा एकदम लास्ट से शुरू करके एकदम फास्ट तक आएगा, मतलब फास्ट से शुरू करके लास्ट तक आएगा, पूरा टूल ट्रैवल करेगा और लेंथ बराबर पूरा क्या करेगा, उसको काटिंग करेगा, मैशनिंग करेगा। ठीक है, मैशनिंग करेगा और इसमें जो आपका फिनिश आएगा अच्छे आएगा। किसका तुलना में, अगर आप 2 मीटर वर्कपीस को अगर उसको ब्रेड वाइज रखते हैं, सोचिए जो आपका 2 मीटर का वर्कपीस है, या आपका 2 मीटर का वर्कपीस है, ठीक है, लंबे है 2 मीटर और इसका ब्रेड है, आप सोच लीजिए कि ये ब्रेड है 20 मिलीमीटर। ठीक है, तो अगर आप इसको ब्रेड वाइज रखते हैं, अगर आप इसको ब्रेड वाइज रखते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, टूल आपका इधर से मूव करेगा। ठीक है, तो इसमें ओनली 20 मिलीमीटर तक ही कटिंग करेगा। ब्रेड वाइज देखिए इसको और कितना ज़्यादा टेक्सचर बनेगा, क्योंकि इतना बार उसको वर्कपीस को मूव करना पड़ेगा और इसमें अलग अलग ऐसे आपका टेक्सचर फॉर्म होता रहेगा। तो इसमें जो आपका एक्चुअली फिनिश होगा वो खराब होगा किसका तुलना में, अगर आप इसी 2 मीटर का वर्कपीस को अगर आप लेंथ वाइज रखते हैं उसका तुलना में। लेंथ वाइज रखने पर क्या, तो वर्कपीस पूरा इधर तक ट्रैवल, तो 2 मिलीमीटर तक 2 मीटर तक आपका ट्रैवल होता है। तो जब कटिंग टूल पूरा आपका मूव होगा एकदम शुरू से लास्ट तक, तो उसमें क्या करेगा, एक ही बार में पूरा वर्कपीस का मैशिंग कर सकते हैं। अगर आप इसको ब्रेड वाइज रखते जस्ट 20 मिलीमीटर के, इसमें क्या होगा, मैशिंग करेगा। और इसका ब्रेड वाइज अगर आपको क्या वर्कपीस को मूव करना पड़ता, मतलब उसमें आपका सरफेस में उसमें सरफेस टेक्सचर आपका ज़्यादा आ जाएगा। ठीक है, तो एक्चुअली फिनिश किस में अच्छा होगा, अगर आप वर्कपीस को लेंथ वाइज रखते हैं, 2 मीटर अगर उसका लेंथ होता है तो वैसे अगर आप रखते हैं, या 1 मीटर का लेंथ है तो उसको अगर आप लेंथ वाइज रखते हैं तो उसमें फिनिश सरफेस क्वालिटी अच्छा आता है। इसमें बार बार मैं 2 मिलीमीटर बोल रहा हूँ, एक्चुअली 2 मिलीमीटर नहीं है, 2 मीटर आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, एक क्वेश्चन में आपको पूछा जाता है कि प्लेनर मशीन में एक वर्क पीस जिसका लेंथ है 2 मीटर, तो इसको मशीनिंग करने के लिए हम लोग कौन सा मशीन पर लेके जाएंगे, तो प्लेनर मशीन राइट आंसर हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मिलिंग कटर इज मोस्ट सुटेबल फॉर क्लाइम मिलिंग। क्लाइम मिलिंग किसको कहा जाता है, डाउन मिलिंग को कहा जाता है। तो इसमें मिलिंग कटर का एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, लार्ज क्लियरेंस एंड लार्ज रेक एंगल इसमें होता है। ओके, और डाउन मिलिंग अप मिलिंग क्या होता है, मैं 2000 MCQ का सीरीज में बहुत ही अच्छा से डायग्राम 3D एनिमेशन का साथ आपको बताया हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड है तो इसी सीरीज को आप यूट्यूब से देख सकते हैं, आपका फ्री ऑफ कॉस्ट में वीडियोस अवेलेबल है। 19 नंबर क्वेश्चन, इन व्हिच ऑपरेशन फाइन एब्रेसिव पार्टिकल इज यूज्ड। कौन सा ऑपरेशन में फाइन एब्रेसिव पार्टिकल यूज होता है, लैपिंग में होता है। 20 नंबर क्वेश्चन, इन ब्रेजिंग द फिलर मेटल जनरली यूज्ड इज। ब्रेजिंग में फिलर मेटल जो नॉन फेरस फिलर मेटल है वो जनरली किससे बनते हैं, कॉपर और जिंक से बनते हैं। सीम इज द टर्म यूज्ड इन। सीम एक ऐसा टर्म है जो किस में यूज होता है, सीट मेटल पर्पस के लिए यूज होता है, या सीट मेटल वर्क के लिए यूज होता है। और एक क्वेश्चन सीट मेटल से, व्हाट इज द यूज ऑफ ग्रूवर इन ए सीट मेटल वर्क। सीट मेटल वर्क में ग्रूवर का उपयोग क्या होता है, तो किसी सीम को लॉक करना और बंद करने के लिए काम होता है ग्रूवर का। इन व्हिच टाइप ऑफ फाइल साइज ऑफ होल, इसमें आपको एक्चुअली दिया गया था इन व्हिच टाइप ऑफ फीट, इन व्हिच टाइप ऑफ फीट मिनिमम साइज ऑफ होल, इसमें लिखिए मिनिमम साइज ऑफ होल इज ग्रेटर देन मैक्सिमम साइज ऑफ सेप्ट। फिर से आप सुन लीजिए, इन व्हिच टाइप ऑफ फीट वेयर मिनिमम साइज ऑफ होल इज ग्रेटर देन मैक्सिमम साइज ऑफ सेप्ट। तो ये कौन सा फीट है, ये आपका क्लियरेंस फीट हो जाएगा। ओके, which taper is used on spindle nose of the lathe headstock। लेद हेडस्टॉक का स्पिंडल नोज में कौन सा टेपर होता है, मोर्स टेपर होता है। लेद मशीन का अगर टेल स्टॉक बैरल में भी आपको पूछता तो उसमें भी आपका मोर्स टेपर ही होता है। 25 नंबर क्वेश्चन पढ़ लीजिए, ए होल हुज लोअर डिविएशन इज जीरो। एक होल जिसका लोअर डिविएशन जीरो होता है उसे बेसिक होल कहते हैं, और इसे कौन सा लेटर से इंडिकेट किया जाता है, तो बेसिक होल को एच से इंडिकेट किया जाता है जिसका लोअर डिविएशन जीरो होता है। ओके, और देखिए ऐसे हम लोग सेम कह सकते हैं कि ए सेप्ट हुज अपर डिविएशन इज जीरो, एक सेप्ट जिसका अपर डिविएशन जीरो होता है उसे बेसिक सेप्ट कहता है, और उसको बेसिक सेप्ट को किस लेटर से इंडिकेट किया जाता है, स्मॉल एच से इंडिकेट किया जाता है क्योंकि उसका अपर डिविएशन जीरो होता है। 26 नंबर क्वेश्चन, इन ए मिलिंग मशीन फॉर रफ बोरिंग
तो मिलिंग मशीन में रफ बोर्डिंग करने के लिए एक्चुअली स्पिंडल स्पीड और फीड क्या होना चाहिए, तो रफ पर्पस के लिए स्पिंडल स्पीड ऑलवेज स्लो होना चाहिए और फीड आपको ज़्यादा देना पड़ता है। ओके, 27 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था फुलर्स आर यूज फॉर, फोर्जिंग से था क्वेश्चन। फुलर किस लिए यूज होता है, नेकिंग, सोल्डरिंग, ग्रूविंग, ड्राइंग डाउन पर्पस के लिए फुलर का उपयोग किया जाता है। विच बोल्ट इज यूज टू क्रिएट ए पाइवट पॉइंट, कौन सा बोल्ट पाइवट पॉइंट को बनाने में यूज होता है, सोल्डर बोल्ट यूज होता है। 29 नंबर क्वेश्चन, विच बेल्ट फास्टनर इज यूज फॉर हेवी ड्यूटी वर्क या हेवी ड्यूटी पर्पस, तो कौन सा टाइप ऑफ बेल्ट फास्टनर, बेल्ट आपका है, बेल्ट तो आपका पूरा ऐसे ही नॉर्मली सर्कुलर नहीं मिलता है, वो तो आपका लंबे में मिलता है, लेकिन इसका दोनों एंड को जोड़ने के लिए हम लोग बेल्ट का दोनों एंड को जोड़ने के लिए फास्टनर यूज़ करते हैं। तो हेवी ड्यूटी फास्टनर कौन सा होता है, लगड़ेला टाइप फास्टनर। 30 नंबर क्वेश्चन, which type of bell drive the driven shaft will rotate in opposite direction of the driver gear, मतलब किस बेल ड्राइव में ड्रिवन शाफ्ट ड्राइवर शाफ्ट का ऑपोजिट घूमता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रॉस बेल ड्राइव। ओके, 31 नंबर क्वेश्चन, which की इज यूज टू फिट इन ए कर्व ग्रूव प्रोवाइडेड इन द शाफ्ट, तो वो कौन सा टाइप ऑफ की है जिसके लिए शाफ्ट में कर्व ग्रुप या कर्व की हुई आपको बनाना पड़ता है। देखिए उसमें सर्कुलर टेपर की के लिए भी होता है, सर्कुलर टेपर की के लिए सेफ्ट होल दोनों पर ही आपको सेफ्ट और हब दोनों पर आपको सेमी सर्कुलर की हुए कटना पड़ता है, लेकिन ऑप्शन में आपका ऐसा नहीं था सर्कुलर टेपर की, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊ ड्रब की, क्योंकि इसका शेप होता है सेमी सर्कुलर, तो इसको स्थान देने के लिए सेफ्ट पर आपको सर्कुलर या कार्व ग्रुप होना जरूरी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, द पोर्शन ऑफ द शाफ्ट विच इज कैरिड इन द बियरिंग इज कॉल्ड, मतलब शाफ्ट का वो भाग जिसे बियरिंग के अंदर रखा जाता है उसका नाम क्या है, तो इसका नाम है जर्नल। तो आप देखिए ये आपका बियरिंग है और इसका रेड वाला पोर्शन इनर रेस है और ये आपका सेफ्ट है, ठीक है। तो सेफ्ट का जितना भाग सोचिए इधर से इधर तक ये वाला पोर्शन जो इनर रेस का अंदर रखा जाता है, तो ये वाला पोर्शन इतने पोर्शन का नाम है जर्नल, ठीक है। तो देखिए ये आपका सेफ्ट है, ये आपका बियरिंग है, तो सेफ्ट का जो इतने पार्ट है इतने तक जो पार्ट है जो इनर रेस में रहेगा इसका नाम होता है जर्नल। ओके, समझ में आ गया। एक स्टूडेंट ने बोला था कि स्लिप गेज किस लिए यूज होता है और एक स्टूडेंट ने बोला कि साइन बार पूछा था, तो साइन बार एक्चुअली टेपर एंगल को मेजरमेंट करने के लिए यूज होता है, वो भी 1 मिनट का एक्यूरेसी का साथ, और स्लिप गेज एक्चुअली यूज होता है प्रिसिशन लेंथ मेजरमेंट के लिए, लेंथ को मेजरमेंट एक्चुअली स्लिप गेज करता है। ओके, और जब उस स्लिप गेज को हम लोग साइन बार का साथ यूज करेंगे तो तब टेपर एंगल को 1 मिनट का एक्यूरेसी का साथ मेजरमेंट कर सकता है। 34 नंबर क्वेश्चन पढ़ लीजिए, द पैटर्न ऑफ द वर्क सरफेस कॉज्ड बाय द मूवमेंट ऑफ द कटिंग टूल इज नोन एज, किसी आपका वर्क पीस है और ये आपका कटिंग टूल है, तो कटिंग टूल का मूवमेंट का कारण वर्क पीस में जो पैटर्न आपका बनता है तो इसका नाम होता है सरफेस टेक्सचर। 35 नंबर क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, हीट ट्रीटमेंट चैप्टर से आपको पूछा है which heat treatment process is used to refine the structure of the steel, किसी स्टील का स्ट्रक्चर को रिफाइनिंग करने के लिए कौन सा हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस यूज होता है, तो आप सभी स्टूडेंट जानते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा नॉर्मलाइजिंग। जब आपको बोला जाता है कि इसका इंटरनल स्ट्रेस को स्ट्रेन को रिलीव करना पड़ेगा तो तब कौन सा होता है, तो तब टेम्परिंग होता है। जब बोलता है डक्टिलिटी या मैसिनेबिलिटी प्रॉपर्टी को बढ़ाना पड़ेगा तो तब एनीलिंग होता है, और जब बोलता है कि वेयर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी आपको बढ़ाना होगा या आपको स्क्रैच एब्रेशन रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी बढ़ाना पड़ेगा तो तब कौन सा हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस यूज होता है, तब हार्डनिंग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस हम लोग करते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन, ये भी आपको एक्चुअली हीट ट्रीटमेंट सरफेस हार्डनिंग से पूछा है। देखिए इसमें बोला साइनेडिंग एंड नाइट्राइडिंग आर टू मेथड्स ऑफ, देखो जिस धातु को हम लोग डायरेक्ट हीट ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, डायरेक्ट हीट ट्रीटमेंट में 4 मेथड होता है, एक है आपका हार्डनिंग, टेम्परिंग और एनेलिंग और नॉर्मलाइजिंग। इसमें अगर आप लोग इन मेथड करके आप लोग मेटल का स्ट्रक्चर को आप लोग बदल नहीं सकते हैं तो वो सब धातु के लिए आपको सरफेस हार्डनिंग करना पड़ता है। तो सरफेस हार्डनिंग का 4 मेथड होता है, केस हार्डनिंग, नाइट्रो हार्डनिंग, इंडक्शन हार्डनिंग और आपका होता है फ्लेम हार्डनिंग। तो इसमें साइनाइडिंग और नाइट्राइडिंग 2 मेथड होता है, किसका होता है, केस हार्डनिंग का मेथड होता है।
ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन पढ़ लीजिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस प्रोड्यूस ए स्केल फ्री सरफेस ऑन द कंपोनेंट, मतलब वो कौन सा टाइप ऑफ हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है जिसमें कंपोनेंट का स्केल फ्री सरफेस बनता है, हीट ट्रीटमेंट करने के बाद भी उसमें कोई भी परत नहीं निकलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडक्शन हार्डनिंग। बाकी जितना भी सरफेस हार्डनिंग है उसमें स्केल होता है। ओके। 38 नंबर क्वेश्चन पढ़ लीजिए, व्हिच बियरिंग कैन टेक एन एक्सियल लोड एज वेल एज रेडियल लोड, मतलब वो कौन सा बियरिंग है जो एक्सियल लोड मतलब बियरिंग के एक्सिस बराबर लोड को भी वो कैरी कर सकता है और बियरिंग के एक्सिस का परपेंडिकुलर लोड को भी कैरी कर सकते हैं समान मात्रा में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बियरिंग। तो इसमें रेडियल लोड एक्सियल लोड दोनों लोड को ये सहन कर सकता है। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हिच मेटल इज यूज्ड इन गैल्वानाइजेशन ऑफ आयरन, आयरन का गैल्वानाइजेशन करने के लिए कौन सा मेटल यूज होता है, जेडेन मतलब जिंक यूज होता है। 40 नंबर क्वेश्चन अब देखिए, फॉर होल्डिंग इरेगुलर शेप ऑफ वर्कपीस व्हिच डिवाइस इज यूज्ड, मतलब किसी अनियमित आकार के वर्कपीस को पकड़ के मैशनिंग करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज होता है। फोर्जा चक अगर ऑप्शन में था तो ये राइट आंसर हो जाएगा, अगर ऑप्शन में नहीं था तो फेस प्लेट हो जाएगा। तो मेरा हिसाब से आपको ऑप्शन में फेस प्लेट दिया गया था। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, लेद मैंड्रेल इज ए टाइप ऑफ, लेद मैंड्रेल एक प्रकार का क्या होता है, लेद मैंड्रेल एक प्रकार के फिक्सर है। ओके। क्योंकि ये वर्कपीस को एक्चुअली होल्ड करता है और होल्ड करके सिर्फ होल्ड करता है और उसमें हम लोग मैशनिंग कर सकते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन, विच लैपिंग एब्रेसिव इज यूज्ड फॉर हेवी स्टॉक रिमूवल इज रिक्वायर्ड, तो वो कौन सा लैपिंग एब्रेसिव है जहाँ पे हेवी स्टॉक रिमूवल का ज़रूरत होगा वो जगह में यूज होता है। तो जहाँ पे हाई अमाउंट ऑफ मटेरियल को रिमूव करना पड़ेगा लैपिंग करके तो वो जगह में सिलिकॉन कार्बाइड लैपिंग एब्रेसिव यूज होता है। द रेड हार्डनेस ऑफ HSS टूल इज, तो HSS टूल मैक्सिमम कितना डिग्री टेम्परेचर तक उसका हार्डनेस को सही रख सकता है, तो 600 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसका हार्डनेस को सही रख सकता है। लास्ट क्वेश्चन आज का पेपर का, व्हिच ऑपरेशन इज डन टू एकोमोडेट सॉकेट हेड स्क्रू, वो कौन सा ऑपरेशन है जो सॉकेट हेड स्क्रू को स्थान देने के लिए यूज होता है, तो एक्चुअली काउंटर बोरिंग राइट आंसर हो जाएगा और इसके लिए काउंटर बोर्ड टूल यूज होता है। देखिए 44 आउट ऑफ 50 क्वेश्चन का मैं आपको बताया हूँ तो ये काफ़ी अच्छा है। 5-6 क्वेश्चन नहीं मिल पाए तो अगर आपको एक भी क्वेश्चन याद है, अगर अगर पूरा याद है तो जो भी आपको याद है आप कमेंट बॉक्स पर जरूर बता दीजिएगा, लिख दीजिएगा, मैं उसको पिन कर दूंगा तो सब क्वेश्चन का सलूशन आपको मिल जाएगा इसी वीडियो से। और वीडियो का सलूशन अच्छा लगे और वीडियो अगर हेल्पफुल हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और हो सके तो अपने दोस्त के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।